Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Muhammad Imran Zafar welcomes to you in his channel साइंस उस्ताद. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके. आज मैंने बताना है आपको स्ट्रोक या फालिज के बारे में. स्ट्रोक या फालिज को हम ट्रांजिएंट अटैक या आर्जी अटैक कहते हैं. इसे हम सीवीए या सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट का नाम भी देते हैं. स्ट्रोक या फालिज उस वक्त वकूअ पज़ीर होता है जब हमारे ब्रेन या दिमाग को ब्लड की सप्लाई रुक जाती है. हम सब जानते हैं कि ब्लड की सप्लाई हमारे बॉडी आर्गन्स और हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई करने के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स या ग़िज़ाई अज्जा भी फराहम करता है. जब हमारे दिमाग को ब्लड की सप्लाई रुक जाती है तो हमारे दिमाग को ना मुनासिब मिक़दार में ऑक्सीजन मिल पाती है और ना ही न्यूट्रिएंट्स या ग़िज़ाई अज्जा दिमाग के जो सेल्स हैं वो हासिल कर पाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन सेल्स डाई होना या ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और ये कैफियत स्ट्रोक या फालिज कहलाती है. अब मैं बताने लगा हूँ आपको काज़ीज़ ऑफ दी स्ट्रोक, यानी स्ट्रोक या फालिज की वजूहात कौन सी हैं. स्ट्रोक या फालिज की दो वजूहात हो सकती हैं. एक जो पहली वजह है उसे हम इस्कीमिक स्ट्रोक का नाम देते हैं और जो दूसरी वजह है या दूसरी कैफियत है उसे हम हेमरेज स्ट्रोक कहते हैं. इस्कीमिक स्ट्रोक की वजह एक ब्लॉक्ड आर्टरी हो सकती है, जबकि हेमरेज स्ट्रोक की वजह लीकिंग और बरस्टिंग ऑफ ब्लड वेसल होती है. इस्कीमिक स्ट्रोक में जो आर्टरी है वो ब्लॉक हो जाती है, जबकि हेमरेज स्ट्रोक में ब्लड वेसल्स लीक हो जाती हैं या वो बरस्ट या फट जाती हैं. तो इसकी ये दो वजूहात हैं, ब्लॉक्ड आर्टरी और दूसरी वजह लीकिंग और बरस्टिंग ऑफ ब्लड वेसल्स. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फालिज या स्ट्रोक से मुतासिर होते हैं, उनमें एक आर्जी ब्लड फ़्लो में खलल आ जाता है जिसे हम TIA का नाम देते हैं. TIA से मुराद ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक होता है, जिसकी अलामात बहुत देर पा नहीं होती, क्योंकि नाम से ज़ाहिर है ये एक आर्जी इस्कीमिक अटैक होता है जिसे हम TIA या ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक का नाम देते हैं. अब मैं बताने लगा हूँ आपको वार्निंग साइंस ऑफ स्ट्रोक. इन स्ट्रोक की जो साइंस हैं वो कौन कौन सी हैं. इसकी जो पहली वजह है वो सडन नम्बनेस और वीकनेस इन फेस, आर्म और लेग, स्पेशली ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी. इसका मतलब ये हुआ कि इसके अचानक बेहिस्सी हो सकती है. चेहरे, बाजू या टांग की एक साइड पे कमज़ोरी महसूस कर सकता है मुतासरा शख्स. और इसकी दूसरी वजह सडन कन्फ्यूजन और ट्रबल स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग स्पीकिंग होता है. जो दूसरी वजह है इसका मतलब ये है जो मुतासरा शख्स है उसे अचानक घबराहट होती है, बोलने में वो मुश्किल या दुश्वारी पेश आ सकती है या किसी की बातचीत या गुफ्तगू को सुनने में मुश्किल पेश आ सकती है. और इसका जो तीसरी वार्निंग साइन है स्ट्रोक या फालिज की वो है सडन विजन प्रॉब्लम इन वन और बोथ आइज़, यानी अचानक बसारत के मसला पेश आ सकता है. उसकी किसी एक आँख या दोनों आँखों में वो बसारत के मसले का शिकार हो सकता है. और इसके बाद एक और इसकी वार्निंग साइन जो है वो है सडन डिफ़िकल्टी वॉकिंग, यानी चलने में अचानक दुश्वारी पेश आना, डिज़ीनेस, चक्कर आना या लॉस ऑफ बैलेंस, जो तवाज़ुन बरकरार रखने में कमी आ सकती है या तवाज़ुन बरकरार रखने का मसला पेश आ सकता है. और प्रॉब्लम्स विद कोऑर्डिनेशन, यानी वो किसी दूसरे शख्स से कोऑर्डिनेट सही तरीके से नहीं कर सकता, इसमें उसे मसला या दुश्वारी पेश आ रही होती है. अब देखना है प्रिवेंशंस ऑफ स्ट्रोक क्या है, यानी हम किस तरह से स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं या इसे रोक सकते हैं. तो इसके लिए जो पहला पॉइंट है वो है वी कैन प्रिवेंट द स्ट्रोक बाय मैनेजिंग ब्लड शुगर लेवल.
اگر ہم بلڈ شوگر لیولز کو مینیج کر پاتے ہیں، ان کے لیول کو بیلنس کر پاتے ہیں، اسے بڑھنے نہیں دیتے یا وہ کم نہیں ہو پاتا، ایک لیول میں رہ جاتا ہے، ایک بیلنسڈ لیول میں رہ جاتا ہے، تو اس سے ہم سٹروک کو پریونٹ یا کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر کوئی سموکر ہے، سموکنگ کرتا ہے اور سموکنگ کو کم کر کے، ریڈیوس کر کے یا سموکنگ کو ختم کر دیتا ہے اگر متاثرہ شخص، تو اس سے بھی سٹروک سے بچا جا سکتا ہے۔ اور جو تیسرا ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے ایٹنگ اے ہیلدی ڈائٹ۔ اگر متاثرہ شخص جو سٹروک یا فالج کا ہے وہ ہیلدی ڈائٹ کھاتا ہے تو اس سے بھی سٹروک یا فالج سے بچا جا سکتا ہے۔ اور چوتھا پوائنٹ جو ہے ہم کس طرح سے پریونٹ کر پاتے ہیں وہ ہے ریگولر فزیکل ایکٹیویٹی۔ اگر اس کا وکٹم ہے یا اس کا متاثرہ شخص ہے سٹروک یا فالج کا، اگر وہ ریگولر باقاعدگی سے فزیکل ایکٹیویٹی کرتا ہے تو اس سے بھی سٹروک یا فالج پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد مینیجنگ ٹائپ 2 ڈائبٹیز اینڈ ہائی کولیسٹرول۔ اگر متاثرہ شخص ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے تو اور ٹائپ 2 کا شکار ہے، تو اگر اسے ہم مینیج کر پاتے ہیں اور ہائی کولیسٹرول لیول کو بھی مینیج کر پاتے ہیں تو سٹروک یا فالج سے بچا جا سکتا ہے۔ آج میں نے آپ کو بتایا سٹروک یا فالج کے بارے میں کہ یہ سٹروک یا فالج کیا ہے اور اس کی کازز کیا ہیں، جو 2 کازز میں نے آپ کو بتائیں۔ اس کی وارننگ سائنس کے بارے میں بتایا کہ کون سی وارننگ سائنس ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فالج ہو چکا ہے، اور آپ کو پریونشنز کے بارے میں بھی بتایا۔ تو انشاءاللہ جلد میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔